बेड़ा गर्क हो। ये हो गया प्लेनेट। ठीक है, इस प्लेनेट के अंदर G इज इक्वल टू 4/3 पाई G रो और ये R लिख दिया। तो रिलेशन क्या हुआ? G इज directly proportional to R. So inside the planet, G and R have a direct proportion. Outside the planet, G is equal to Gm over R square. Hence, G is proportional to 1 over R square. This is for outside the planet. So inside the planet, G and R have a direct proportion. Outside the planet, G is proportional to 1 over R square. मुस्तफा आगे बात समझ? इस दोनों इक्वेशन में स्मॉलर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉलर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। द स्मॉलर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉलर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। ठीक। अच्छा, अब फर्ज करें अगर हम प्लेनेट के लिए वैल्यूज लिखते हैं तो यूं करो, लिखो आर इज रेडियस ऑफ द प्लेनेट। कैपिटल आर क्या हो गया बेटा? रेडियस ऑफ द प्लेनेट। मुस्तफा, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। स्मॉलर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम हाँ द सेंटर। और एक और बात, स्मॉलर जी इज ग्रेविटेशनल field strength. Smaller g is gravitational field strength at the surface of the planet. ये सारी बातें अगर आपने लिख ली, अगर आपने ये सारी बातें लिख ली तो फिर आपने ये करना है कि यूं करो, एक साइड पे लिखो डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। क्या लिखना है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। और दूसरे कॉलम में लिखना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरे कॉलम में क्या लिखना है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। पहले रो में क्या लिखा? पहली रो में लिखा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट और दूसरी रो में लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यूं करो, डिस्टेंस को 0 से स्टार्ट करो। 0 का मतलब क्या हो गया? एट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। 0 का मतलब क्या हो गया? एट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। R/4, R/2, 3R/4, then it's R. No, it's not. 2R। कल पॉइंट मैथ था बेटा, कल जो हमने ग्राफ बनाया था ना वो पॉइंट मैथ का था, और आज जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो प्लेनेट के लिए। पॉइंट मैथ और प्लेनेट, कल किसका था? पॉइंट मैथ का। आज किसका है? प्लेनेट का। एक काम करो, इस पूरे टेबल में प्लेनेट की सरफेस कहां पे है वो बताओ जरा मुझे। ये वाली जगह डॉटेड लाइन ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा पीछे करके मैंने अभी ज्वाइन किया। जी बेटा पीछे करेंगे। वैसे हमने आज ये किया है, हम बना रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन आइसोलेटेड प्लेनेट का ग्राफ। ठीक है, बेसिकली हम ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के लिए। ठीक है, और इसमें हमने ये बताया है कि प्लेनेट के अंदर जी और आर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और प्लेनेट के बाहर होता है जी और आर स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, आर ठीक है है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द प्लेनेट, और ये टेबल है जो हम फिल करने लगे हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इस टेबल में सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे, सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे क्या वैल्यू होगी बेटा? सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे वैल्यू होगी जी। मुस्तफा,
सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे क्या वैल्यू होगी जी। आ गई समझ। अब मुझे बताओ अंदर और बाहर का क्या फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया इनसाइड द प्लेनेट ना, क्या कहते हो। जब हम सरफेस के अंदर होंगे तो वो क्या होगा, इनसाइड द प्लेनेट। और ये क्या हो गया, दिस इज आउटसाइड द प्लेनेट। सो इनसाइड द प्लेनेट एंड आउटसाइड द प्लेनेट। इनसाइड द प्लेनेट रिलेशन क्या बन रहा है, G is proportional to R. Outside the planet, G is proportional to 1 over R square. Done. 2R पे क्या हो जाएगा, 2R पे हो जाएगा G by 4. 3R पे क्या हो जाएगा, G by 9. अगर इनसाइड जाते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, 3R by 4 पे क्या हो जाएगा, 3G by 4. R by 2 पे क्या हो जाएगा, G by 2. R by 4 पे क्या हो जाएगा, G by 4. नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, और यहां पे हो जाएगा 0. डन हो गया। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। अब हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, अब हम ग्राफ बना रहे हैं प्लेनेट के लिए। वैल्यूज लिख ली हैं। अच्छा, प्लेनेट के अंदर क्या है, जी और आर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बाहर क्या है, जी और आर स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन। ये मैं इस ग्राफ पे चला गया। फर्ज करें ये वैल्यू है जी, ये है आर। अब मेरा आपसे एक सवाल, आर है जी रेडियस ऑफ द प्लेनेट, तो आपका क्या ख्याल है, इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर हम इनसाइड द प्लेनेट है ना, और इस डॉटेड लाइन के बाहर बाहर हम क्या है, आउटसाइड द प्लेनेट। तो ये यहां पे हम लिखेंगे इनसाइड द प्लेनेट, और यहां पे हम लिखेंगे आउटसाइड द प्लेनेट। बेटा आती है समझ। डॉटेड लाइन के अंदर अंदर हम कहां पे हो गए, इनसाइड द प्लेनेट। डॉटेड लाइन के बाहर बाहर हम कहां पे हो गए, आउटसाइड द प्लेनेट। तो इनसाइड द प्लेनेट हमने क्या रिलेशन सीखा है, जी एंड आर हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आउटसाइड जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पहली बात, सरफेस पे क्या वैल्यू होगी, जी। ग्रेविटी इज जी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। जो हम जी लिखते हैं 9.81, वो कहां पे होती है, सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे। अब अंदर का ग्राफ बना के फिर उस पे चले जाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना अंदर, और बाहर है इनवर्स प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। वैल्यू समझ आ गई। सरफेस पे वैल्यू हो गई जी, अंदर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का किस तरह का ग्राफ होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का किस तरह का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। सो व्हेन यू हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। आती है समझ। एक और बात, इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, इक्वेशन से देख लो। इनसाइड के लिए क्या इक्वेशन थी, याद है, जी इज 4/3 पाई कैपिटल जी रो और ये आर। तो मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मुझे बताओ कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, जल्दी से। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बनेगा, इस ग्राफ का ग्रेडियंट बनेगा, क्या बनेगा इस ग्राफ का ग्रेडियंट, इस ग्राफ का ग्रेडियंट बनेगा 4/3 पाई जी और ये रो। कर लो कॉपी। आउटसाइड द प्लेनेट, सरफेस के बाहर बार क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन ना, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। G is inversely proportional to R square. Done? हाँ तुरहान, तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ गई। अमरीन बेटा, थोड़ी बहुत आ गई समझ। थोड़ी बहुत आई है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत भी सही है।
आगे चले जाएं। ठीक है। सर आप सवाल। जी बेटा आप बताएं। मुझे लगा मेरा नेट का इशू हो गया सर। नहीं नहीं, मैं बोल नहीं रहा था। अच्छा, अब इसके बाद ये जी का टॉपिक हमने कर लिया है। अब आप हेडिंग लिखें लिखें ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क एंड अली भाई बेशक आप छुट्टी कर लें, चेंज ऑफ जीपी। बेटा क्या हेडिंग देनी है? ग्रेविटेशनल वर्क एंड चेंज ऑफ जीपी, ये हेडिंग दे दो। जी थैंक यू अली। जी जी। अच्छा बच्चों, ग्रेविटेशनल वर्क एंड चेंज ऑफ जीपी लिख दिया? ठीक है। मुझे बताओ कि A1 में आपने चेंज ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? mgh। तो फिर A2 में कोई नया फॉर्मूला होगा? द आंसर इज यस। mgh क्यों अप्लाई नहीं होगा? तो लिखो वाई नॉट, मैं करता हूं आंसर। वाई नॉट mgh इन A2। हाँ सवाल पूछो। वही फॉर्मूला इस वाले में क्यों नहीं? तो वही तो हेडिंग है, हेडिंग वही है ना। यस। लिखो mgh assumes G to be 9.81 एंड कांस्टेंट। जब आप mgh लगाते हैं तो उसमें दो एजम्पशंस होते हैं। क्या होते हैं? कि g है 9.81 और है भी कांस्टेंट। mgh फार्मूला हम जब भी लगाते हैं तो हम ये इज्यूम करते हैं कि g कितना है? 9.81। ऊपर वाला ग्राफ क्या बता रहा है कि g जो है वो हर वक्त 9.81 है या चेंज भी हो रहा है? चेंज भी हो रहा है। समझ आ गई बात? तो जब तक g होगा 9.81 या उसके क्लोजर, फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, वरना ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो लिखो कि g इज 9.81 and constant only closer to the earth। अगर हम अर्थ के क्लोजर होंगे तो g होगा 9.81 और g कांस्टेंट भी होगा। ठीक है? g is 9.81 and constant only closer to the earth। तो सर अगर कोई सवाल आए, आ रहा हूं उस पे आ रहा हूँ, एग्जामिनर खुद बता देगा। एग्जामिनर खुद बता देगा। एग्जामिनर जो सवाल पूछेगा उसके अंदर बताया होगा। ठीक है? तो mgh can only be applicable if h is, दो कंडीशंस होती हैं, डैश एंड डैश। दो कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो mgh अप्लाई होगा। तो mgh कैन ओनली बी एप्लीकेबल इफ h इज डैश एंड डैश। इफ h इज negligible, पहली कंडीशन। mgh can only be applied if h is negligible and h is moved closer to the surface of earth। बात को समझ लो। mgh हम कब लगा सकते हैं? जब h जो है वो निग्लिजिबल है। अब आपको क्या पता निग्लिजिबल है या नहीं है? एग्जामिनर बता देगा। समझ आ गई बात? क्वेश्चन के अंदर ना क्लियरली बताया होगा, वो कहेगा कि h इज निग्लिजिबल, h इज नॉट निग्लिजिबल, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है? और जो रूल है ना A2 का वो ये होगा, नोट करके लिख लें। लिखें कि इन A2 mgh can be applied only if
only if the question states it is negligible, otherwise we cannot apply this. याद रहेगा? तो फिर A2 में डेल्टा जीपी क्या होगा? लिखो इन A2 के क्वेश्चंस में डेल्टा जीपीई is not approximated. Delta GP is not approximated as MGH, but in A2, delta GP is not approximated as MGH, but it is calculated by calculating gravitational work. अगर हमने डेल्टा जीपी कैलकुलेट करना है तो A2 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रेविटेशनल वर्क कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल वर्क के फॉर्मूला की डेरिवेशन होती है लेकिन A2 के सिलेबस में नहीं है। सो अगर हम ग्रेविटेशनल वर्क के फॉर्मूला की डेरिवेशन करना चाहें तो इट्स पॉसिबल, लेकिन A2 के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। A2 के सिलेबस में स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिखते हैं। ग्रेविटेशनल वर्क इज इक्वल टू G स्मॉलर m कैपिटल M 1/r2 माइनस 1/r1। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा इसकी हमने डिस्कशन करनी है। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो डिस्कशन पे आते हैं। फॉर्मूला लिख लिया? ठीक है, अब फिर डिस्कशन करते हैं कि इस फॉर्मूले में डिफरेंट चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। चलें यूं करते हैं, कैपिटल M स्मॉलर m R2 और R1 क्या हो गया? कैपिटल M स्मॉलर m R2 और R1। कैपिटल M का आप लिख लो mass of the planet। बेटा कैपिटल M क्या हो गया? mass of the planet। स्मॉलर m का लिख लो mass to be moved। मुसवा कैपिटल M हो गया mass of the planet, स्मॉलर m हो गया mass to be moved। R2 distance of the final point from the center of planet, distance of final point from the center of the planet। तो मुसवा R2 क्या हो गया? Distance of the final point from the center of the planet। R1 distance of the initial point, distance of the initial point from the center of the planet। R2 हो गया distance of the final point from the center of the planet। R1 हो गया distance of the initial point from the center of the planet। मसवा कोई कंफ्यूजन? अब इसकी हमें एक एग्जांपल करने की है जरूरत। फार्मूला याद रखना है और एक एग्जांपल करते हैं क्विकली। एग्जांपल लिखो कि रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ is 6400 kilometer। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। लिख दिए बात? रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर।
अच्छा, उसके बाद लिखो mass of the earth. Mass of the earth is 6 into 10 power 24 kg. अर्थ का mass कितना है? 6 into 10 power 24 kg. A stone of mass 200 kg is dropped from a height of 3200 kilometer, and it hits the ground. A stone of mass 200 kilogram is dropped from a height of 3200 kilometer and it hits the ground. Question का लिखो first part. Calculate gravitational work. Calculate gravitational work. तो मुझे बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्रेविटेशनल वर्क का क्या फॉर्मूला सीखा है? तो हमने ग्रेविटेशनल वर्क का फॉर्मूला सीखा है, वो लिख लेते हैं ना. ग्रेविटेशनल वर्क इज कैपिटल G स्मॉलर m कैपिटल M इनटू 1 over r square minus 1 over r1. स्क्वायर नहीं है बेटा, स्क्वायर नहीं है. 1/r2. No, r2. Sorry. R2 minus 1/r1. For the given question, what is smaller m? What is capital M? What is R1? What is R2? You have to write it by yourself. Data लिखो जरा. अच्छा, मैस जो मूव कर रहा है, स्मॉलर m क्या होता है जो मैस मूव कर रहा होता है? क्या होगा वो? आमना बेटा, क्या होगा स्मॉलर m? 200 किलोग्राम. And what about capital M? 6 times 10 power. 6 into 10 power 24 kg. अच्छा, अब R1 क्या होगा और R2 क्या होगा, उस पे आते हैं. ये अर्थ, ये हमने अर्थ बना दी. अर्थ का रेडियस है हमारे पास 6400 किलोमीटर, और कितनी हाइट से गिराया था? 3200 किलोमीटर, है ना? जी. जिस हाइट से हमने गिराया था वो है 3200 किलोमीटर. अच्छा, अब R1 क्या होगा और R2 क्या होगा? शुक्र है यार, आज बारिश हो गई है ना? R1 और ये हो गया R2. तो आइए समझ, जहां से गिराया था वो R1 और जहां पे पहुंचा है वो R2. डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं. डिस्टेंस क्या लेते हैं हमेशा? सेंटर ऑफ द अर्थ से. देखो, R1 हो जाएगा 6400 प्लस 3200, तो क्या आ जाएगा? 9600 किलोमीटर. R2 आ जाएगा 6400 किलोमीटर. अच्छा, अब R1 हो गया हमारे पास 9600 किलोमीटर और R2 हमारे पास हो गया 6400 किलोमीटर. आती है समझ? हमने बेटा कर दिया कॉपी? मुसवा डन? Yes. ठीक है, अब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं. लिखो वर्क इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉलर m कैपिटल M इनटू 1/r2 माइनस 1/r1. क्या हो गया? GMM इंटू 1/r2 माइनस 1/r1. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11. छोटा m कितना है? छोटा m है 200 kg. बड़ा m है हमारे पास 6 इंटू 10 पावर 24. उसके बाद R2 और R1.
तो 1/r2 यानी कि 1/6400 इंटू 10⁻³ माइनस 1 समझिए कि R2 ये क्यों लिया है, जहां पे पहुंचेगा वो R2 होगा, जहां पे पहुंचेगा वो R2 होगा। और R1 आ गया हमारे पास, कितना है R1? 9600 इंटू 10⁻³ आओ ना बेटा कैलकुलेटर यूज करके जरा आंसर बताएं। 4.168 इंटू 10⁻9। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल्स। हो जाएगा वर्क कैलकुलेट मुस्तफा? ये किसका फॉर्मूला हो गया जी? ग्रेविटेशनल वर्क का। ये फॉर्मूला किसका हो गया? ग्रेविटेशनल वर्क का। उसके बाद लिखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रेविटेशनल वर्क। जी जी, कर लें नोट। फिर आपने कर लिया? हादी तुम्हारा हो गया? चलो जी अब आगे चलते हैं। तो आपने हेडिंग देनी है जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रेविटेशनल वर्क। क्या हेडिंग देनी है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रेविटेशनल वर्क। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रेविटेशनल वर्क। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट लिखो। लिखो if a mass moves in the direction if a mass moves in the direction of gravitational force, then gravitational work will be dash। अब यहां पे हमने बताना है कि इसका साइन क्या होगा। तो if a mass moves in the direction of gravitational force, then gravitational work will be positive। ग्रेविटेशनल वर्क विल बी, जब मैस मूव करेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड it is called work by the gravitational force। it is called work by the gravitational force। इसको हम कहते हैं वर्क बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? इट इज कॉल्ड वर्क बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और बात, अगर कोई चीज ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है, उसकी जीपी बढ़ेगी या कम होगी? सोच के बताओ। इफ समथिंग इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, फॉल कर रही है, तो जीपी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? जमीन के टुवर्ड्स जा रही है, जीपीई will decrease, gp will decrease and delta gpe will be negative। जो बात हमने सीखी है वो ये है कि जब ग्रेविटेशनल वर्क का साइन पॉजिटिव होगा, जब ग्रेविटेशनल वर्क का साइन पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जीपी का साइन क्या होगा उस वक्त? नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट साइन होगा। बात क्लियर? Yes. So when some object is falling towards the ground, its gravitational work will be positive and delta gp will be negative, क्योंकि gp डिक्रीज करेगी। कंफ्यूजन है या आ गई समझ? आ गई समझ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि if a mass is moving opposite if a mass is moving opposite to the direction of gravitational force, then
इसको एक बार रीड कर लो, समझ लो। इफ अ mass is moving opposite to the direction of gravitational force, then gravitational work will be dash and GP will dash। हाँ जी, तो इसको आपने फिर फिर जी जी बेटा। अच्छा, if a mass is moving opposite to the direction of gravitational force, then gravitational work will be Negative. negative So that also and GP will equals. increase। और इस ग्रेविटेशनल वर्क को कहते क्या हैं? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वर्क। दिस इज वर्क अगेंस्ट, एग्जामिनर ये टर्म यूज करते हैं ना, दिस इज वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। उस केस में वर्क होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई कंफ्यूजन? Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रेविटेशनल वर्क का साइन नेगेटिव होगा, जब ग्रेविटेशनल वर्क का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, उस वक्त डेल्टा जीपी जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि जीपी इंक्रीज करेगी। मुस्तफा क्लियर? Yes. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपने मुझे करके देना है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इंटरप्रेट डेल्टा जीपीई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल वर्क। बात को जरा समझना है। डेल्टा जीपी इज नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल वर्क। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल वर्क का जो भी साइन होगा, डेल्टा जीपी का साइन उसके अपोजिट होगा और इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो इसको हम यूं लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि डेल्टा जीपीई एंड gravitational work have equal magnitudes, numerical values are equal, however their signs, क्या कहते हो? The opposite. their signs are opposite। डन हो गया। आज का आखिरी पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। शो दैट delta GPE, show that delta GP can be given as capital G smaller m capital M 1 over R1 minus 1 over R2। What do you think? क्या चेंज हुआ है? Position. R1 और R2 का ऑर्डर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? R1 और R2 का ऑर्डर चेंज हुआ है। तो इसमें हम करेंगे ये कि पहले हम लिख लेंगे ग्रेविटेशनल वर्क का फार्मूला और फिर उससे ये प्रूव कर देंगे। आती है बेटा बात समझ? ग्रेविटेशनल वर्क का फार्मूला लिखेंगे, उससे ये प्रूव कर लेंगे। आप एक काम करें, पहले लिखें जरा ग्रेविटेशनल वर्क का फार्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। Tn. हाँ, M. Bracket. ग्रेविटेशनल वर्क इज कैपिटल G स्मॉलर m कैपिटल M 1 over R2 minus 1 over R1। अच्छा, जो हमने ऊपर सारी बात सीखी है उसके मुताबिक डेल्टा जीपीई इज नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल वर्क। बताओ ये बात सीखी है या नहीं सीखी? डेल्टा जीपी इज नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल वर्क। मेरा ख्याल है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सही सोच रहा हूं मैं? ठीक है। तो डेल्टा जीपीई इज नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल वर्क की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? जी स्मॉलर m कैपिटल M 1 over R2 minus 1 over R1। अब अपनी कॉमन सेंस यूज करो। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इसमें जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? समझ ये बात बेटा? आपको ये समझ आना बेटा? तो क्या फॉर्मूला बन गया डेल्टा जीपी का? इसका मतलब है वर्क और डेल्टा जीपी के फॉर्मूला में सिर्फ एक डिफरेंस है। कौन सा? एम्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। R1 पहले आ जाएगा ना,
और R2 बाद में आ जाएगा। इसका मतलब है अगर आप R2 पहले लिखेंगे तो वर्क होगा, और अगर आप R1 पहले लिखेंगे तो डेल्टा जीपी होगा। और दोनों में क्या डिफरेंस होगा? वर्क अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जीपी नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सर्कुलर मोशन का टेस्ट अब किस दिन पे डिसाइड हुआ था? Friday. फ्राइडे। Well, yeah. Every day. बेटा ये तुम लोगों ने अच्छा मजाक किया हुआ है। Then we basic. इन एनी केस मैं फ्राइडे को टेस्ट लूंगा बस, कोई बात नहीं। तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई? चलो रिवाइज कर लेना, यहाँ तक तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग की है हमने। हाँ, सर्कुलर